कॉफी पर कुरुक्षेत्र और कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज बात होगी उपचुनाव के नतीजों की, जो बेहद दिलचस्प रहने वाले हैं। अगर उन नतीजों को आप थोड़ा डीप डाइव करके समझेंगे तो बहुत कुछ फैक्टर्स निकल कर आएंगे, लेकिन नरेशन के हिसाब से देखेंगे तो भाई इंडिया गठबंधन कहेगा कि बीजेपी को मेजर नुकसान हुआ है, लेकिन ये नुकसान कितना बड़ा है और क्या वाकई में नुकसान हुआ है और क्या कांग्रेस के पास खुश होने का मौका है। तमाम नैरेटिव्स पर आज चर्चा होगी हमारी कॉफी के साथ। हमारे साथ खास मेहमान संजय जी, प्रोफेसर संजय कुमार जी सीएसडीएस से मौजूद हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं और शांतनु जी सीनियर जर्नलिस्ट दोनों हमारे साथ यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हर्षवर्धन जी, नैरेटिव तो सेट होगा। देखिए, अगर डीप डाइव, जो भी हम चर्चा ही कर रहे थे कि अगर डीप डाइव इन एक एक सीट पर जाएंगे, फैक्टर्स को देखेंगे तो शायद बहुत कुछ निकले, लेकिन इंडिया गठबंधन तो हल्ला मचाएगा कि देखिए अब आपके दिन लदने वाले हैं। नहीं, हल्ला तो देखिए मचाना भी चाहिए। अगर कुछ मिलेगा तो उसको लेकर थोड़ा सा, और पॉलिटिकली तो आप क्या करते हैं, पॉलिटिकली तो नैरेटिव ही सेट करते हैं ना, अंत में तो जनता तय करती है। लेकिन उसके बीच में एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच में या एक परिणाम आने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी तक नैरेटिव सेटिंग ही होती है। तो मुझे लगता है कि ये तो करेंगे ही करेंगे। अब उसमें अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बात करेंगे, अलग अलग सीटों पर। तो आप किसी सीट की बात करेंगे तो उस पर समझ में आएगा कि भाई उतनी भी खुशी नहीं जितनी दिख रही है। हाँ, वो हम करेंगे, वो हम एक एक करके करेंगे। कहीं लगेगा, लेकिन बीजेपी के लिए सेटबैक है। बीजेपी के लिए ढेर सारे संदेश हैं। उन संदेशों को अगर वो समझे तो उसके लिए पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने में आसानी होगी। लेकिन वो संदेश जनता समझना चाहे तब ना। अभी तो ऐसा लग रहा है संजय जी, आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बीजेपी को एक का नुकसान हो गया है, उसको सहयोगियों को भी नुकसान हो गया है, और यहां पर कांग्रेस की बल्ले बल्ले है, 2 सीटों के साथ 2 एक्स्ट्रा मिली हैं उसे, और साथ ही टीएमसी, उसको भी फायदा हुआ है। देखिए, मुझे लगता है कि हवा का रुख उसी तरफ है नैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद था। कांग्रेस की 99 सीटें थी और बीजेपी की 240। संख्या के दृष्टिकोण से तो बीजेपी बहुत आगे है, लेकिन कैसा माहौल बना? माहौल ऐसा बना, नैरेटिव जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, माहौल ऐसा बना जैसे बीजेपी चुनाव हार गई है और कांग्रेस चुनाव जीत गई है। संदेश, जिस बात का जिक्र हर्षवर्धन जी कह रहे थे, हो सकता है इस बात से सहमत ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी के लोकसभा के चुनाव में भी संदेश था। सीटें भले ही आपकी कांग्रेस से 2.5 गुना है, लेकिन वो एक डायरेक्शन बता रहा है। वो एक डायरेक्शन बता रहा था कि आपने 63 सीटें गंवाई हैं। 303 सीटें जो उन्होंने 2019 में जीती थी, उनमें से वो 205 सीटें बचा पाई हैं। 100 सीटें उसमें हार गई हैं। वो 203 सीटें जीते, 100 सीटें हार गई हैं। एक कहीं ना कहीं रुख बताता था कि भाई आपकी संख्या भले ही कांग्रेस से कहीं ज्यादा है, लेकिन कुछ न कुछ देश का मूड बदला है। उस हकीकत को उन्हें एक तरह से आत्मसात करना चाहिए। और जो उपचुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं बीजेपी को थोड़ा मोड़ा नुकसान हो रहा है और कांग्रेस को थोड़ा फायदा, लोकसभा में भी कांग्रेस को थोड़ा ही फायदा हुआ, लेकिन नैरेटिव बड़ा है। इसका भी नैरेटिव शायद कांग्रेस कुछ बड़ा बना पाएगी जी। और जब एक फटीग लगातार, शांतनु ठीक है, अगर हम एक एक सीट की जो हम आगे बात करेंगे, बताएंगे कि क्या फैक्टर्स रहे, लेकिन अगर नैरेटिव की बात करें, एक फटीग की बात करें, एक आप सरकार में लगातार तीसरी बार आ रहे हैं, उस बीच आप कुछ मौके भी दे रहे हैं, कुछ गलतियां भी कर रहे हैं, आप साम दाम दंड भेंट सब ट्राई कर रहे हैं कि आप दूसरे की निर्दलीय उठाकर लाते हैं, पार्टी के कैंडिडेट आउटसोर्स करते हैं, सब कुछ यहाँ चलता हुआ दिख नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत कुछ सीखने को भी है यहाँ से। देखिए, बीजेपी को सीखने के लिए है, सबके लिए सीखने को है, लेकिन बाईपोल्स के ट्रेंड आज तक कोई सेट नहीं कर पाया। लोग पहले कहते थे भाई रूलिंग पार्टी बाईपोल जीतती है, लेकिन उसके बहुत सारे उदाहरण है कि रूलिंग पार्टी ने बाईपोल नहीं जीता। तो हर तरह के उदाहरण है। हमने देखा कि जब योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बने तो गोरखपुर की सीट खाली हुई, फूलपुर की सीट खाली हुई, कैराना, वो हार गए, फिर 2019 में सब जीत गए। तो ये ट्रेंड अभी तक सेटअप तो कोई नहीं हो पाया। आप कुछ नहीं कह सकते बाईपोल से। बाईपोल मेरे ख्याल से हाइपर लोकल हो जाता है, और उस लोकल सीट पे क्या समीकरण है उस पे चुनाव बनता है। आज देखिए स्थिति क्या है, नंबर्स क्या है, और वो नैरेटिव है। हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए बैठे हैं, हेडलाइन बनाने के लिए नहीं बैठे हैं। इस समय नंबर क्या है, 543 की 543 की जो हमारी संसद है, उसमें 293 सांसद एनडीए के हैं। 245 की राज्यसभा में 113 कैंडिडेट एनडीए के हैं। 4036 जो स्टेट लेजिस्लेटिव एमएलएज हैं, उसमें 2000 मतलब आधे से ज्यादा एनडीए के हैं। 423 जो एमएलसीज होते हैं, उसमें 181 ऑलमोस्ट 50% एनडीए के हैं। 31 सरकारों में से 20 सरकारें एनडीए। ये है नैरेटिव। बाकी देखिए, लेकिन क्या ऐसा नैरेटिव नहीं, लेकिन ये बता नैरेटिव ये होगा कि 13 सीटों में 7 राज्यों की 13 सीटों में से बीजेपी इतने पे हारी, कांग्रेस को इतने का गेन हुआ। 13 सीटों के बाईपोल से लिटमस टेस्ट देखा जाएगा कि पूरे देश के नंबर से देखा जाएगा। बीजेपी भी वो आरक्षण वाले मुद्दे को बहुत समझदार व्यूअर समझेगा। लेकिन बीजेपी भी शुरुआत में वो आरक्षण वाले मुद्दे को बहुत हल्के में, कई बार गुवाहाटी में इनफैक्ट मुझे याद है अमित शाह जी थे, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हो रही थी तो उन्होंने बहुत कहा कि इसका बहुत ज्यादा नुकसान
नहीं होगा ग्राउंड पे, हम समझा रहे हैं, लेकिन वो नैरेटिव ही था जिसने डेंट किया है। तो यहाँ का नैरेटिव क्या कुछ कहेगा? एक एक देखिए, मैं एक उदाहरण दूं नीट के उदाहरण से। नीट के पेपर के लीक के तमाम चर्चाएं हो रही हैं, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने जगहों पर ऐसे सेंटर्स तो बहुत थे, लेकिन कुल मिला के इसकी चर्चा हो रही है 10, 20, 15, 50, 100 सेंटरों पे, 100, 150, 200 भी आप मान लें। लेकिन एक नैरेटिव बना हुआ है, नैरेटिव बना हुआ है कि घपला हुआ है, गड़बड़ी हुई है। तो आंकड़े तो अलग हैं, आंकड़े हैं कि सिर्फ 100 सेंटर पे या 200 सेंटर पे, हजारों सेंटर पे हुए हैं एग्जाम, लेकिन नैरेटिव है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। मुझे लगता है शांतनु जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो आंकड़ा था, नैरेटिव वो नहीं है आज। चलिए, तो नैरेटिव अगर डीप डाइव विश्लेषण करें एक एक सीट का, तो क्या नैरेटिव बदल सकता है? क्या लोगों को ये बात समझ में आ सकती है या वाकई में बीजेपी के लिए कुछ तो अलार्मिंग है? इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हर्षवर्धन जी, बिहार की बात कर लेते हैं, रुपौली सीट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बीमा भारती तीसरे नंबर पर खिसक जाती हैं। एक निर्दलीय जो हैं, जो राजपूत समाज पे आते हैं, वो वहां पर अपनी जीत दर्ज कर लेते हैं। तो क्या बीजेपी का वोट बैंक जेडीयू के साथ नहीं गया? क्या पिछड़ों ने साथ नहीं दिया? बड़ा रोचक है ये, और मुझे लगता है कि एक बात ये जरूर दिखाता है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी को नमस्ते करना चाहिए, राजनीति से थोड़ा अब उनको दूरी बनानी चाहिए, या कुछ और भूमिका वो तलाशें। ये उनके जो लोग हैं सुनेंगे तो उनको बड़ी नाराजगी होगी कि हमारा नेता तो पर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, मैं बता रहा हूँ। उपचुनाव वो भी एक ऐसी सीट जिस पर लगातार जनता दल यूनाइटेड जीतती रही, और उसमें एक निर्दलीय आकर जीत जाए। आप इसको समझिए, अगर ये सारे राज्य का चुनाव हो रहा होता तो कुछ निर्दलीय कहीं जीत जाते, कुछ होता है, लेकिन एक विधानसभा चुनाव, और ये लोकसभा नहीं विधानसभा चुनाव है, जहां पर आपके कास्ट कॉम्बिनेशन ले लीजिए, आपका पुराना प्रत्याशी, अब ठीक है वही बीमा भारती चली गई राष्ट्रीय जनता दल में, और बीमा भारती कंसिस्टेंट है, बढ़िया थर्ड पोजीशन पे रहती हैं, वो लोकसभा में भी रही, यहां भी रही। राज्य की राजनीति के लिहाज से आप देखिए, अब आप उसको देखें लालू जी की प्रतिष्ठा, तो लालू जी की प्रतिष्ठा तो बहुत नीचे चली गई। बीमा भारती को न लोकसभा जिता पाए, न विधानसभा जिता पाए, तो दोनों विनर नहीं है। विनर कौन है? खतरनाक है संकेत वो। शंकर सिंह ही नाम है जी, शंकर सिंह भी ये बाहुबली बताए जाते हैं। हाँ, बीमा भारती के पति के साथ इनकी अच्छी खासी अदावत, स्वर्ण वर्सेस पिछड़ा की अदावत चलती थी, और ये लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रहे। अब जाहिर है कि इसमें तो लोक जनशक्ति हो नहीं सकता था रामविलास पासवान से, क्योंकि अब तो वो एक साथ आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बिहार में वो राजनीति कहीं न कहीं सिर उठा रही है या मजबूत हो रही है, जिसको दबाकर ये बीजेपी और नीतीश का कॉम्बो कहता था कि हम सुशासन वाली सरकार लेकर आए। बिहार की इस एक विधानसभा सीट के नतीजे को ऐसे भी देखा जाना चाहिए। निर्दलीय विधायक, बाहुबली विधायक जाति के आधार पर जीत गया, जातियों के बीच में 3 डिवीजन हुआ, तो मुझे लगता है कि ये उस तरफ जा रहा है जो किसी भी नेशनल पार्टी के लिए तो नहीं होता है, नीतीश कुमार की राजनीति के लिए भी बहुत अच्छा नहीं। हालांकि मैं ये मानता हूं कि अब नीतीश कुमार की राजनीति, मतलब जिसको कहें कि अब कहां द एंड वाला बोर्ड लगा हुआ है नहीं पता है, लेकिन वो हो ही गया है। लेकिन मिलीजुली सरकार में अभी भी ताकत तो बरकरार रहेगी ना? ताकत, अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहना है तो ताकत है। चलिए, लेकिन ताकत तो मैं तब मानता जब वो कुछ उनकी ताकत से हो पाता। मैं इसीलिए एक विधानसभा की बात कर रहा हूँ। कानून व्यवस्था के लिहाज से कह लीजिए, पुल गिरने से कह लीजिए, कि जितने जिसको सुशासन शब्द कहते हैं ना, उस पे किस जगह पे टिकते हैं उसके हिसाब से बात करनी चाहिए। ताकत वहां होती है। क्या संजय जी, यहाँ पर उम्मीदवार का चयन करने में भी कुछ नीतीश से गलती हो गई? क्योंकि दोनों ही, बीमा भारती भी और जो उनके उम्मीदवार थे, दोनों कलाधर भी, वो गंगोत्रा समाज से आते हैं, और वहां पर सबसे ज्यादा वोट बैंक किसी समाज का है, बिल्कुल, और वोट स्प्लिट हो गया दोनों। हाँ बिल्कुल, अगर एक समाज का वोट कहीं ज्यादा हो किसी एक विधानसभा या लोकसभा में, और अगर 2-3 उम्मीदवार उसी समाज से आ जाएं तो उनका वोट तो बटेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी रहा होगा, क्योंकि जिस बात का जिक्र हो रहा था, जेडीयू उस सीट को लगातार 3 बार से चुनाव जीत रही है, तो कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि हमें हराएगा कौन, हमारी पार्टी को कौन हराएगा उस कंस्टिट्यूएंसी में। तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी किल करता है, हो सकता है इसमें उसका भी कुछ योगदान रहा हो। और क्या बीजेपी का जो वोट बैंक है, क्या वो जेडीयू की तरफ नहीं स्विंग करा क्योंकि सामने एक राजपूत खड़ा हुआ था? जी बिल्कुल बिल्कुल संभावना है, लेकिन मैं मूल मुद्दे पे बार-बार, क्योंकि वो आने वाले विधानसभा के लिए दिक्कत हो सकती है। देखिए, सूचक है, लेकिन मैं बार-बार कहूंगा एक सीट से शायद हमें कुछ ट्रेंड पता लगे, लेकिन वो इलेक्शन बिल्कुल हाइपर लोकल हो जाता है जब भी आप बाईपोल पे जाते हैं।
बिल्कुल कैंडिडेट लेवल पे, जात लेवल पे उस सीट पे जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए मैंने वो बड़े आंकड़े बताए कि 13 सीट से अगर हम डिस्ट्रिक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से वो ठीक है, एक चर्चा अच्छी और चटपटी बना सकता है, लेकिन उससे पर हम वो नीतीश ट्रेंड तो गुणा निकालना भाग चाहें करेंगे ना तो कि बीजेपी बिल्कुल के करेंगे, साथ का बिल्कुल कितना होगा। उनको फायदा होता इससे- है, इससे- नहीं होता है, इससे- वो तो करेंगे ना इससे गुणा भाग। हेडलाइन जनरेट होगी, इंटरनल डिस्कशन भी होंगे, सब अपनी आधिपत्य भी बनाना चाहेंगे, देखो मेरी वजह से हारे जीते, वो सब होगा। लेकिन अगर कोई इंटेलिजेंट व्यूअर सुन रहा है, देखिए पहली बात आती है हर जगह हेडलाइन है इंडी ब्लॉक। इंडी ब्लॉक है क्या? आपको पता है क्या? मुझे तो नहीं पता कि टीएमसी इंडी ब्लॉक है क्या। नहीं, सवाल ही नहीं उठता। आम आदमी पार्टी इंडी ब्लॉक ये है क्या? ठीक तो है, इस इंडी पे ब्लॉक मैं नहीं सहमत जीता है भाई। वो आप लिखिए कि कांग्रेस इतनी सीट जीती है, आम आदमी पार्टी सीटें जीती है, टीएमसी जीती है। टीएमसी कैसे इंडी ब्लॉक है? मतलब वो चुनाव आपके अगेंस्ट लड़ते हैं, वो लोकसभा पंजाब में में आम आदमी पार्टी भी नहीं है। पंजाब पार्टी में है और भी वो नहीं, अच्छा लेकिन वो है, भी वो इंडी ब्लॉक अभी में उस लिखते हैं। सीट पे आएंगे और तो फिर उसकी बात लोकसभा में जो अभी चली 3-4 दिन लोकसभा, उसमें जब प्रस्ताव आता है इमरजेंसी के अगेंस्ट, तो टीएमसी नहीं खड़ी होती है उसमें। उसमें अखिलेश यादव नहीं खड़े होते हैं, उसमें डीएमके तक नहीं खड़ी होती है। तो इंडी ब्लॉक है क्या? पहले तो इसको स्टैब्लिश करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि चलिए फिलहाल अगर इंडी वोट ब्लॉक काउंट हो जाता है, माने वोट ना काउंट हो माने, जाता है, वोट काउंट हो जाता है उस दिन, तब इंडी ब्लॉक पता लगता है, जिससे बच गए राहुल गांधी। हालांकि ये शब्दावली मुझे लगता है ना कि एंटी मोदी ब्लॉक अगर कहें तो वो सब फिट होते हैं। ठीक है, हाँ, वो और सही शब्द है। बीजेपी के लिए चिंता वही होनी देखिए चाहिए दुश्मन जब कि अगर ताकतवर हो तो फिर सारे छोटे छोटे दुश्मन आपस में कितने भी मतभेद हो इकट्ठे भी हो नहीं, जाते हैं, अगर जो कि हो रहा अगर है नहीं इंडी भी ब्लॉक। इकट्ठे हो रहे हैं तो एंटी मोदी ब्लॉक तो है ना वो। एंटी-मोदी तो ब्लॉक उस तरह से तो हमें उसे देखना ही पड़ेगा कि वो जीता है। जी चलिए, तो अब बिहार से आगे निकलते हैं और बिहार से आगे बात कर लेते हैं हिमाचल की। हिमाचल में लगातार बीजेपी कोशिश करती रही, वहां पे सरकार भी हिली, लेकिन जो नतीजे हैं सुक्खू के लिए काफी सुकूनदायक होंगे। देखिए मेरा एक तो ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को वो काम नहीं करना चाहिए जिस काम को उसका अपना समर्थक बहुत पसंद नहीं करता है। कभी कभी चल जाता है, कभी कभी ठीक है, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा नेता वो 22-23 विधायक लेकर आ जाए तो ये बुरा भी नहीं है। राजनीति में मतलब मैं कह सकता हूं, चूंकि हम पत्रकार के तौर पर कुछ भी कहें, नेतागिरी करने वाले नहीं कह सकते हैं ना। उनको लगेगा कि यार कैसी बात कर रहे हो, इसमें कौन सी शुचिता, अगर वो चला आ रहा है नहीं जाएगा कहीं जो और जाएगा। लेकिन जब आप सरकार गिराते और तोड़ते हुए दिखते हैं, पार्टी विद द डिफरेंस, भारतीय जनता पार्टी कितना भी उसके ऊपर कह दिया जाए कि बदल गई, ये आ गया वो आ गया, लेकिन उसका जो मूल कैडर, मूल वर्कर है वो उसको उसी तरह से देखता है। यहां आप दिख रहा था कि पुश कर रहे हैं, यहां आप दिख रहा था। अब आपके साथ विक्रमादित्य की नाराजगी थी, वो प्रतिभा सिंह की नाराजगी थी, राज्यसभा में उन्होंने अपने विधायकों को इशारा कर दिया। आपको वहीं रुक जाना चाहिए था, आपने राज्यसभा जिता ली, बहुत बढ़िया है, लेकिन आप उससे आगे गए। अब ये निर्दलीय तीनों जीते थे, सोचिए 2 वो कांग्रेस के हो गए, 1 आप जिता पाए। 3 सीटों में 2 कांग्रेस के हो गए। और कांग्रेस के लिहाज से कहें तो क्या हुआ है, उनके भीतर का असंतोष अब वो दिखेगा नहीं, लेकिन शायद उसके फूटने का अलग समय आएगा। सुक्खू थोड़ा और मजबूत हुए हैं, सुक्खू मजबूत हुए हैं अब तो निश्चित तौर पर। हाँ, सपत्नीक बैठेंगे विधानसभा में। कितने लोग सपत्नीक बैठते थे, ये भी उदाहरण बड़ा होगा। सपत्नीक लोकसभा में अखिलेश जी बैठ रहे हैं और विधानसभा में सुक्खू जी बैठेंगे। देखिए हर्षवर्धन जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे उसको 2 कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कह रहे जिस बात को बीजेपी का समर्थक, बीजेपी के जो समर्थक है, वोटर है, पसंद नहीं करते। लोकसभा के मद्देनजर जब हम लोगों ने सर्वे किया और हम लोगों ने ये सवाल पूछा, और कई तरह से सवालों को अलग अलग तरह से पूछने के लिए बहुत स्पष्ट है, जिस तरह से बीजेपी की पार्टी में लोगों को तोड़ मोड़ लाना, अपनी पार्टी में लाना, फिर उसको टिकट दे देना, बीजेपी की छवि, चाहे सीटें बीजेपी की बढ़ भी जाती, लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है, बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचा है। जिस तरह से उन्होंने एक तरह से पार्टी में दूसरी पार्टियों से लोगों को लाना, जिन लोगों के खिलाफ आपके मतलब आपने तमाम आरोप लगाए, उसको लाना और उसको टिकट देना, तो इस तरह की चीज़ों का नुकसान हुआ है। और यही नुकसान, ऐसा नहीं कह रहा हूं सिर्फ इसी नुकसान के कारण बीजेपी अलग अलग सीटों पर चुनाव हार गई है, अभी हम हिमाचल का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसका छोटा छोटा नुकसान हो रहा है बीजेपी। और ये जो आउटसोर्सिंग कैंडिडेट को आप किसी निर्दलीय को ले लेते हैं, या कांग्रेस का कोई बागी है, दूसरी पार्टी का कोई बागी है, अपने काडर के, अपने लोकल लीडर्स से ऊपर उनको चुनते हैं और वो हारते भी हैं। ठीक है, एक जीत गए, लेकिन अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो कोई जब लेके आएंगे तो टिकट तो देना नहीं, ही वही पड़ेगा। मैं कह रही हूँ। वही बट bargain है। ये आउटसोर्सिंग जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी नाराज करती है, और मैसेज जो बात संजय जी कह रहे थे वो भी रॉन्ग दे रही है। देखिए जब ये कैंडिडेट जीत जाता है तो ऐसी डिबेट नहीं होती है, जब वो हार जाता है तो हम सारी विवेचना करनी शुरू करते हैं। लेकिन इसमें जैसे हर्ष जी ने कहा, आपको देखना पड़ेगा कि आप हेमंत बिस्वा को लेके आ रहे हैं या ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेके आ रहे हैं, या फिर आप मतलब बिल्कुल एक ऐसा कैंडिडेट जो उस सीट पे शायद काम कर जाए। तो बिल्कुल वहां पे आपको कार्यकर्ता को लेना पड़ेगा जहां कैंडिडेट बड़ी वैल्यू ऐड कर रहा है। जैसे किसी कंपनी में होता है, हम बाहर से भी एंकर लेते हैं और ऑर्गेनिकली भी एंकर ग्रो करते हैं, तो वो दोनों चीजें होती हैं। आपको ऑर्गेनिकली भी ग्रो करेंगे और बाहर से आप सब्सटेंशियल लोगों को लेके आए जिसका कोई बहुत ज्यादा आपकी आइडियोलॉजी के विरुद्ध एक बड़ा करियर उसके डायलॉग्स ना रहे हो ना ऐसे,
तो वो आपको मेरे ख्याल से भाजपा को बार बार देखना पड़ेगा कि वो तोड़ती हुई पार्टी ना लगे और आउटसोर्स करती हुई पार्टी ना लगे, और कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है कि भाई 20 साल से मैं लगा हूं, 5 लोग टिकट मांग रहे हैं। अब कार्यकर्ता को टिकट मिलता है तो आपस का जो झगड़ा है वो शांत हो जाता है बड़ा जल्दी, दो कार्यकर्ताओं के बीच में। हमेशा। लेकिन जब बाहर से आता है तो बाहर वो से मान आता है, तो जाता है, वो मान तो जाता है, लेकिन वही इस बार हमने चुनाव में देखा भी कि और जो मेरे ख्याल से उसका जब उत्साह तक था आप- वो खत्म हुआ। मन मार के मान मान जा। मन मार के मान जाता है। हाँ ठीक है, और पार्टी भी तब तक ही डिसिप्लिन पार्टी रहती है जब तक जीत रही होती है। जैसे ही पार्टी हारना शुरू होती है तमाम अनुशासन जो है वो धरा का धरा रह जाता है। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा फिर भी हम कहेंगे, आप जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी आई है उसके बावजूद कोई अनुशासनहीनता जैसा अभी तक कोई बहुत उदाहरण नहीं मिला है। ये छोटी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये तो है ना कि जो हो रहा है, जो पार्टी के भीतर किसी भी पार्टी में, कांग्रेस में भी शायद उस वक्त नहीं वो बता पाए होंगे, तभी तो इस गति में पहुंचे ना। वरना 1984 में 414 से 44 पे आ जाना, फिर 52, फिर 99, और वो भी ऐसे ऐसे चढ़ रहे हैं बड़ी कठिनता से। इसका मतलब कि अभी भी वो सेंटिमेंट, अभी वो टेम्परामेंट नहीं बन पाया है। भारतीय जनता पार्टी में जो चीजें हैं वो अगर उनका जो वर्कर है, उनका जो सिंपैथाइजर है, उनके जो लीडर हैं, अगर वो बताने से भी डर रहे हैं तो ये भाजपा के लिए खतरा है, ये कांग्रेस के लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये भारतीय जनता, हाँ अनुशासनहीनता में न बदले ये जरूरी होता है, क्योंकि अगर अनुशासनहीनता में बदल जाएगा तो फिर पार्टी टूटती दिखती है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी अभी उस स्थिति में नहीं, और 240 का जो नंबर है वो चूंकि 293 के साथ इंटैक्ट है, यानी सेंट्रल की गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं। ये जो उपचुनाव है इनके लोकल जो कहें कि इंडिकेटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक आपकी रणनीति को, आप क्या कर रहे हैं उसको, आपके आइडियोलॉजिकल चीजों को, उसको थोड़ा सा एक पिंच करेंगे। लेकिन कोई विधानसभा में किसी में परिवर्तन तो होने वाला नहीं। बिहार में कोई सरकार तो बदल नहीं जाएगी। ठीक है, शंकर सिंह हो गए, निर्दलीय हैं, जो हाल है उसमें कल को आ जाएंगे, भाजपा में नहीं, आ वो तो जाएंगे। अपने चुनाव के दौरान भी कह रहे थे वही मैं कह रहा हूं। दबी जुबान से उन्होंने कहा भी वो कह देंगे। कि और एनडीए में ऐसे चला ही जाऊंगा। हाँ। ये जो मतलब दूसरे राज्यों की सीटें, हिमाचल की सीट है, तो इससे कुछ फर्क तो पड़ा नहीं भारतीय जनता पार्टी। और अगर ये जीत के आ भी जाते तो संजय भी जी, शायद फर्क भाजपा नहीं को पड़ा, ना या नैरेटिव का तो फर्क कम से कम पड़ा। हिमाचल में आप ऐसा पोस्चरिंग कर रहे थे कि कांग्रेस बिल्कुल खत्म है, अंदरूनी कलह है, दोनों चीजें आपने हैं। निर्दलियों को लेकर आए, एक ही जीते आपके। हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगर सारे राज्यों को देख लें, जहां जहां चुनाव के नतीजे आए, किसी राज्य की सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जिस बात का जिक्र आपने किया, जो आपका सवाल है, मुझे लगता है नैरेटिव में फर्क पड़ता है। मान लीजिए आज बीजेपी इनमें से तमाम सीटों को जीत गई होती तो दूसरा नैरेटिव बनता। नैरेटिव पे फर्क तो जरूर पड़ता है, और नैरेटिव का चुनाव पर असर पड़ता है। ये जरूर है कि भी हाल ही में चुनाव नहीं होने वाले, हरियाणा में चुनाव होंगे, महाराष्ट्र में चुनाव होंगे। महाराष्ट्र में एमएलसी के जो चुनाव में जो है उसका भी फर्क पड़ता है, उसकी भी वो भी नैरेटिव बनाता है, चाहे इस ओर जाए चाहे उस ओर जाए। तो शरद पवार का प्रत्याशी हारना छोटा नैरेटिव नहीं है महाराष्ट्र में, और वो भी अभी बस और मैं महीने भर के अंदर बार कहता हूं कि देखिए, शरद पवार बड़े नेता पॉलिटिकल मैनेजमेंट की वजह से थे, वो कोई बहुत बड़े मास लीडर नहीं थे। महाराष्ट्र में कोई ऐसा थोड़ी ना होता था कि सीटें बहुत कभी जीत के आते थे कि चलो 48 में से कितनी जीत गए, 9 के अंदर 9 शायद अधिकतम था उनका, 9 के ऊपर नहीं गए कभी। लेकिन पॉलिटिकल मैनेजमेंट उनका बड़ा तगड़ा था, और एमएलसी पॉलिटिकल मैनेजमेंट का चुनाव है। अगर उसमें शरद पवार का प्रत्याशी हारा तो ये छोटी बात नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ है अभी। जाहिर सी बात है, खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने भी तो कुछ तो मेहनत की होगी ना। कुछ तो मैनेजमेंट उनका भी हुआ होगा, दिल्ली से लेकर मुंबई तक। ऐसी बात नहीं है, देखिए कितनी बैठकें हो गई, मतलब कुछ तो उन्होंने भी किया होगा। ये तो जो एमएलसी का इलेक्शन था, ये एमएलए जो चुनते हैं एमएलसी, वो था। तो इसमें आप अपने एमएलए को भी अपने साथ नहीं रख पाना, ये वो एमएलसी कई तरह से चुने जाते हैं। जी जी। तो ये वो चुनाव था, तो उसको यानी कि जो एनडीए है वो अपने एमएलए को पकड़ के है, और दूसरी साइड कितना मैनेज करने में कामयाब हुई है, नहीं पकड़ पा रही है। और क्योंकि चुनाव, देखिए साथ ही साथ एक और चीज हो रही थी जो टॉपिक से थोड़ी इतर लेकिन इंपॉर्टेंट है, जो अंबानी के घर में जो शादी हो रही है उसमें जो गेस्ट लिस्ट है वो बड़ी हिपोक्रिटिकल गेस्ट लिस्ट है। उसमें लालू प्रसाद यादव की फैमिली जा रही है, उसमें उद्धव ठाकरे का लड़का डांस कर रहा है आखिरी लाइन में खड़े होकर, और ये लोग सबने पानी पी के अंबानी गाली दी है। मतलब एक चलिए ठीक है, देखिए उसको वो राजनीति और पारिवारिक रिश्तों को देखिए। नहीं, अगर आपको लगता है कि व्यक्ति करप्ट है और मैं इसकी शादी में नहीं, देखिए आपकी सोच हो सकती है, इसको नहीं, मेरे ख्याल से इसको हम एक बार फिर से हम राजनीति पे ले आते हैं और मध्य प्रदेश की अगली सीट पर आ जाए। शांतनु, आप उस सीट पर जाइएगा। शांतनु जी ने कहा है बड़ा महत्वपूर्ण है। शांतनु जो कह रहे हैं, ये भी नैरेटिव, पवन खेड़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि आज तो उनका चेहरा उतर गया होगा, आज वो किसी शादी में जाएंगे तो हंस नहीं पाएंगे। वो प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे थे, और इसी अंबानी परिवार की शादी के लिए कह रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका नहीं गए। ऐसा नहीं, वो जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है। और अगर आप पूरे समय वही करते रहे, अंबानी अडानी, और मैं फिर कह रहा हूं,
बड़े परिवारों में शादी है, देश के बड़े लोग जाएं और ये होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, सब जाएं। लेकिन चूंकि आप हर वक्त इतना ज्यादा आपने जिसको कहें कि अंबानी अडानी और अंबानी उन्होंने अडानी तो हमला कर इनविटेशन दिया, एक्सटेंड किया था। हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो फिर ये चर्चा बनेगी, जी। ये होगा कि लालू परिवार क्यों गए, अखिलेश यादव क्यों गए, आदित्य उद्धव क्यों वहां चले गए, हल्दी तक से अपना सब नाच गाना चल रहा था, कोई मानेगा कि अच्छे पर। लेकिन उसी वक्त कांग्रेस की सोशल मीडिया ने क्या किया था, वो एकनाथ शिंदे के घर गए, एकनाथ शिंदे के बगल आके अनंत अंबानी ने यूं करके और बगल में खड़े हुए कह देखो ये कैसे खड़े हो चलिए, गए। तो नैरेटिव तो ये कांग्रेस ने बनाया चलेगा, कि ये भी उसका इनविटेशन के हिस्सा बाद भी गए नहीं, तो सब कुछ होगा, ये तो सोशल मीडिया में। लेकिन एक बार फिर से उपचुनाव पर लौटते हैं, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। वहां पर शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि जो अमरवाड़ा की सीट है कि शुरुआत की अगर मैं कहूं तो 9-10 राउंड की, जब तक 21 राउंड की शायद टोटल काउंटिंग होनी थी, 9-10 तक ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कमलनाथ अपनी इज्जत अपना दबदबा शायद बचा लेंगे, लेकिन फिर तो मामला ही कुछ और हो गया। देखिए अमरवाड़ा बहुत रोचक है, हालांकि अब सीट वो भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, तो बीजेपी के लोग कोई भी और बात नहीं करेंगे। लेकिन जब आपने कहा है थोड़ा डीप डाइव करेंगे तो मैं तो वही करूंगा। जी जी। छिंदवाड़ा लोकसभा में अमरवाड़ा सबसे अधिक अंतर से जीती हुई सीट थी कांग्रेस की। जी। कांग्रेस का वही विधायक लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी में आया, और अभी जो उनकी जीत का अंतर है वो शायद 3000 के आसपास, 3700 ऐसे कुछ है, लास्ट मैंने चेक नहीं किया, लेकिन वो लगभग वही 3027। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं उसमें तो थोड़ा डेंट पड़ा है। अब आपको ये समझना है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना स्ट्रांग है कि सारी चीजों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी वहां जीत जाती। हाँ। तो अमरवाड़ा को यूं भी देखना चाहिए कि कांग्रेस भी जरा इंट्रोस्पेक्शन करे कि क्या हो गया है भैया कि मध्य प्रदेश में आपके साथ कोई खड़ा होने को तैयार हाँ, और कई बार क्या होता है, आपने अगर छिंदवाड़ा हारा है तो एक इमोशनल हिंदुस्तानी होने के नाते, इमोशनल वोटर होने के नाते लगता है चलो लोकसभा तो हरा दिया, अब यहाँ ठीक कर लेते हैं, लेकिन ऐसे विधानसभा ऐसा लगा नहीं। यही सवाल को मैं ले जाऊं आपके पास अजय जी। दोनों चीजें आपने कहा, इमोशनल होकर के लोकसभा हरा दिया, चलो विधानसभा में जो कहते हैं कॉन्सोलेशन प्राइज देते हैं, सही। लेकिन कई बार ऐसा भी सेंटिमेंट होता है कि अब इसको हराया है खत्म ही कर तो देंगे। इनको जैसे कहते हैं ना जड़ से मिट्टी, उखाड़ हाँ देंगे। मिट्टी चटा देनी है। तो लोकसभा भी हराया, विधानसभा भी हराएंगे। और इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि बीजेपी ने भी एकदम प्रेस्टीज इशू बनाया हुआ था, मतलब प्रेस्टीज इशू सेंस में कि भाई छिंदवाड़ा ऐसी सीट है, मैं मतलब मजाक में कह रहा हूं, अगर बीजेपी के को ऑप्शन दिया जाता 3 सीटें हारना और छिंदवाड़ा जीतना, क्या मंजूर है? मुझे लगता है बीजेपी कहते छिंदवाड़ा मंजूर है, 3 और सीटें ये हार रिवर्स जाएंगी। ऑप्शन अगर अयोध्या में दिया जाता तो बीजेपी और बार्गेन कर लेती। खैर, लेकिन इसी के लिए वो बिल्कुल लगता है कि अब कांग्रेस के लिए मतलब, और कांग्रेस बीजेपी के लिए तो छोड़िए, कमलनाथ जी के लिए भी मुझे लग रहा है संदेश है कि भाई अब जमीन खिसक गई है, अब चीजें वैसी दुरुस्त नहीं है जैसा आप सोचते थे। छिंदवाड़ा अब आपका गढ़ नहीं रहा है, कांग्रेस का गढ़ नहीं है अब। चलिए, और क्या वो अपना गढ़ बदलेंगे भी, अपना घर बदलेंगे कि नहीं, ये भी दिलचस्प रहेगा इन नतीजों के बाद, क्योंकि नकुलनाथ के भविष्य को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है। लेकिन शांतनु जी, एक नैरेटिव जो पूरे देश में कहीं ना कहीं चलता है थोड़ा ज्यादा, वो मध्य प्रदेश में आके स्टॉप लग जाता है उसके ऊपर, वहां नहीं चलता। वहां तो ना तो एंटी इनकम्बेंसी विधानसभा में चलती है और ना ही लोकसभा में। वो नैरेटिव जो पूरे देश में हल्का फुल्का सा डाल रहा है, वो वहां पे जाके बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। ऐसा जी क्यों होता भी है, और हम लोग सुनते भी हैं कि नागपुर संघ का केंद्र है, लेकिन संघ के बड़े कार्यों की जो लैबोरेटरी रही है वो मध्य प्रदेश रही है। जो हम आज सुनते हैं कि हर बूथ 10 यूथ या बूथ का मैनेजमेंट या पन्ना प्रमुख, वहां पे जब ये चर्म नहीं चलते थे तब से हो रहा है। Okay. तो जब वहाँ एक नैरेटिव नहीं चलता है, कोई वेव नहीं चलती है, शिवराज सिंह के खिलाफ एक मतलब एक उदासीनता भी रहती है, तब भी वो बड़ा चुनाव दी जाते हैं क्योंकि उनका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। जो हमने यूपी में देखा कि यूपी में आपके पास सारी वेव है, आपके पास मोदी है, आपके पास योगी है, आपके पास काशी, आपके पास अयोध्या है, लेकिन आपके पास मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। तो ये तो मध्य प्रदेश में रहता है कि वो वेव के अगेंस्ट में भी भाजपा को जिता देता है। एक लाइन बोल देता हूँ, मध्य प्रदेश में सरकार संगठन साथ चलते हैं, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में रेलवे पटरी की तरह चलते हैं। हाँ, पैरेलल। सीधे सीधे समझिए इसको। हाँ हाँ। मध्य प्रदेश में हर दूसरा तीसरा घर संघी का है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर आंदोलन के बावजूद वो नहीं बना पाए। प्रचंड बहुमत की आपकी सरकार है 2017 और 2022 में। जो आपको अपने स्ट्रेंथ खड़ी करनी थी, आपको अपने इंस्टीट्यूशन खड़े करने थे, लोग खड़े करने थे, आप नहीं कर पाए। जल्दी हम इस पर भी चर्चा करेंगे, वहां भी उपचुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में किया जी। तो उसका परिणाम है। और मध्य प्रदेश गुजरात से बड़ी प्रयोगशाला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। तो वहां कांग्रेस के लिए अब कुछ नहीं है, मतलब नहीं, रिवाइव ये करने तो के लिए। राजनीति में होता मतलब नहीं, कितना, राजनीति में मतलब डाय एक एंड होता है नहीं ना कि होता है। आप लगातार चलिए, दिग्विजय से नाराजगी थी भाई, वो खत्म हुई, अब कहीं तो आके कहीं से तो कहते हैं ना पुनर्जीवन उसके मिलेगा। लिए वही है कि कांग्रेस में वहां के लोकल लीडर्स को कुछ उस तरह से काम करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा,
तभी हो पाएगा। हवाई बातों से काम नहीं चलने वाला। चलिए, और अब एक दिलचस्प अगर हम बात करें तो अयोध्या का जिक्र आया है तो बद्रीनाथ का जिक्र भी कर लूं, उत्तराखंड की सीटों का जिक्र कर लूं। अगर आप इतिहास को खंगालेंगे तो बद्रीनाथ में बहुत कुछ, संजय जी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने लूज कर दी है सीट, कांग्रेस के पास ही रही है, लेकिन अयोध्या के बाद बद्रीनाथ हार जाना निश्चित तौर पे परसेप्शन तो बनाया जाएगा। मुझे लगता है शुरुआत में ही प्रोग्राम में हमने परसेप्शन की डोर पकड़ी थी। कह रहे थे ना परसेप्शन कैसा है, और उसी परसेप्शन की डोर अभी तक हम पकड़े हुए हैं और कह रहे हैं बद्रीनाथ। आपने कहा बद्रीनाथ की सीट हारना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी हारती रही है। लेकिन अयोध्या हारना मतलब फैजाबाद की लोकसभा सीट हारना और अब बद्रीनाथ का विधानसभा सीट हारना उसी नैरेटिव का पार्ट है। उसी नैरेटिव को एक तरह से विपक्ष के हाथ में एक थोड़ा सा नैरेटिव मिलता है कि भाई देखो, आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं, आप फैजाबाद में हारते हैं और अब बद्रीनाथ भी नहीं जीत पाते। एक तरफ रामलला का जो दरबार है वहां नहीं जीतते, और जहां शिव जी का दरबार है वहां भी आप नहीं जीते थे। तो नैरेटिव का पार्ट है। और शिव जी की तो तस्वीर के साथ हम देखते हैं लोकसभा के भीतर राहुल गांधी को, और शिव भक्त हैं भाई वो। इसमें भी वही है कि राजेंद्र भंडारी को ले आए, कांग्रेस विधायक था, अब नहीं रह गया। और राजेंद्र भंडारी जब कांग्रेस विधायक जीत गए थे तभी पुष्कर सिंह धामी की सरकार बन गई। तो बद्रीनाथ सीट भले हारे, बद्रीनाथ केदारनाथ सब जहां आता है चारों धाम, वहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन सरकार तो है, ये- लेकिन जब देखिए ये कहने थोड़ा के सा- लिए होता है ना, जब आप भाषणों में या फिर आप नहीं, वो तो नारे देखिए, देंगे वो कि तो- अयोध्या हारे, बदरीनाथ भाई, हारे, वो तो शिव भी हमारे, रामेश्वरम राम भी बोलते हमारे। हैं, रामेश्वरम भी बोल रहे हैं। जिस रामेश्वरम में भारतीय जनता पार्टी का क्या है वहां, वो तो बोलने को देश के, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इसके बावजूद कि उनको पता था, लेकिन जब वहां से चले नासिक से पंचवटी से, तो हर भाषा में भावार्थ रामायण सुनी, पहले मराठी में, कम रामायण सुनी, तेलुगु तमिल में सुनी, तो अब उन सब जगहों पर हार गई होगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मुझे लगता है कि नैरेटिव की लड़ाई में ये बिल्कुल करेंगे और करना भी चाहिए। देखिए, जब जितनी मेहनत मोदी जी कर रहे थे हर भाषा में दक्षिण की रामायण सुन के और वहां से अपनी पूरी यात्रा शुरू करने का, तो कहीं ना कहीं वो भी एक परसेप्शन, एक मैसेज दे ही रहे थे आस्था के साथ साथ। नहीं, तो बिल्कुल अब उस पर सवाल उठने लाजमी है। केरल और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का जो शानदार प्रदर्शन है, सीटों में भले वो रिफ्लेक्ट ना हो, लेकिन एक सीट केरल में जीत गई। कम्युनिस्ट पार्टी वहां लिख रही कि हमारे लिए थ्रेट बहुत बढ़ गया है, संघ आ गया, हमारे सर पर आ गया है। और मुझे लगता है कभी कभी नैरेटिव और संख्या भी लगभग एक जैसे चलती है। आपके पीछे जो बोर्ड लगा है उसमें भी मैं देख रहा हूँ, संख्या और नैरेटिव दोनों के नजरिए से विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री की तस्वीर लगभग बराबर दिखाई पड़ रही है। नहीं, देखिए, हम तो बराबरी पर दोनों, वो विपक्ष के नेता है, नेता विपक्ष है, प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ पर तो टक्कर तो बराबरी की करने की जरूरत है। जीता तो एक ही एक लगते लगते थे, क्या थे, सब लगते थे। टीवी तो ऐसे ही करता है। हाँ। लेकिन फिर भी वो मानेंगे नहीं, वो मीडिया को कुछ कहेंगे, तो ठीक है, ये भी अच्छा है। वो तो कभी खुश रह ही नहीं सकते। हाँ, इसमें भी वो कुछ ढूंढ निकालेंगे। लेकिन शांतनु जी, मतलब परसेप्शन के हिसाब से क्या जनता को ये बात समझ में आएगी जब राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता एक सांस में अयोध्या और बद्रीनाथ बोलेंगे? तो जनता क्या आंकड़े गूगल करके सर्च करेगी पहले सीट किसके पास थी, या वो ये सिर्फ मानेगी? हर तरह का व्यूअर है। व्यूअर ये भी पढ़ेगा कि इंडी ब्लॉक ने 10 जीती, बीजेपी ने 2 जीती। व्यूअर ये भी है जो सुनेगा कि नहीं, उसमें इंडी ब्लॉक कुछ नहीं है, उसमें टीएमसी ने क्या जीता और आम आदमी पार्टी जीता। फिर जनता ने ये भी देखी कि बद्रीनाथ की सीट तो भाजपा के पास थी नहीं, काफी लंबे समय से नहीं थी, वो बहुत बार हारे हैं। ये कॉम्बिनेशन, जैसे मेरे ख्याल से संसद में कहा भी किसी ने कि राम जिस पद से गए वो सारी सीटें हार गए, और जैसे सुधांशु त्रिवेदी ने उसमें जवाब में दिया कि भाई ये लोग राम अपना अस्तित्व इनको जता रहे थे, और इसलिए वो वहां से उन्होंने बताया ये लोग राम का अस्तित्व नहीं मानते। तो मेरे ख्याल से हर तरह का व्यूअर होगा, एक इंटेलिजेंट व्यूअर भी होगा जो समझेगा। लेकिन हाँ, हेडलाइंस चलेगी और हर जगह हेडलाइन यही है कि बद्रीनाथ, अयोध्या के बाद बद्रीनाथ बिहार गए। लेकिन बहुत कम लोग जाके देखेंगे, जाके जो बॉदर भी करेंगे किसके पास थी। लेकिन क्या इस हेडलाइन के पीछे भी छिपा हुआ कोई मैसेज तलाशने की कोशिश करनी चाहिए बीजेपी को, कि हिंदू वोट जो कहा जाता था कि भाई पोलराइजेशन के चलते या कुछ चलते एक तरफा माना जाता था, क्या वहां भी इनकी सॉफ्ट हिंदुत्व, एक डिफरेंट काइंड ऑफ हिंदुत्व के साथ थोड़ा छिटक रहा है या नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उसी हिंदुत्व को ठीक करेगी। अच्छा। और उसको बेसिक्स पर जाना होगा। हिंदुत्व की ही राजनीति भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चला दी थी, तब भी मित्रसेन यादव फैजाबाद से जीत गए थे। भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी उस राजनीति से पीछे नहीं आई। और उत्तराखंड की एक दूसरी सीट है मंगलौर, वहां पर बड़ा दिलचस्प है, बिल्कुल जिक्र करना चाहिए। भाजपा को हिंदुत्व की राजनीति करनी है और ठीक से करनी है, उसको हिंदू मुसलमान नहीं करना है। मैं ये लगातार कह रहा हूं, 422 सीटों से हारी है भाजपा। मैं वही कह रहा हूं कि वहां पर जिस तरह से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी है, उत्तराखंड में जिस तरह का थ्रेट है, वो भी देखना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये राजनीति कोई सीधी लकीर नहीं होती। उपचुनाव
नैरेटिव बिल्डिंग के लिहाज से निश्चित तौर पर भाजपा के लिए सेटबैक है, लेकिन उसमें कई ऐसी सिल्वर लाइनिंग है जो अगर वो समझेगी तो आगे के लिए उसके लिए ठीक चलिए, है। तो ये सिल्वर लाइनिंग मैंगलोर की सीट से हम तलाशने की कोशिश करते हैं। संजय जी, 422 वोटों से कांग्रेस यहां पर जीती है। बीएसपी के पास थी पहले, और दलित और मुस्लिम ये कॉम्बिनेशन कहा जाता था वहां पे, क्योंकि संख्या दोनों की ज्यादा ही जिताता था। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी एक टफ फाइट देने में कामयाब हुई? टफ नहीं, बहुत क्लोज फाइट। मुझे लगता है कि इस वक्त पूरा विश्लेषण कर पाना तो बहुत मुश्किल है इस बात का, लेकिन मुझे लग रहा है कि चूंकि सीट बीएसपी के पास थी, दलित वोट शिफ्ट हुआ होगा, या आधा आधा हो सकता है, कुछ बीजेपी की तरफ गया हो, कुछ कांग्रेस की तरफ गया हो। कांग्रेस की सीट जीतने का कारण दलित और मुस्लिम कंसोलिडेशन लगता है इस वक्त की ऐसी ही कुछ वजह रही होगी। हाँ, क्योंकि कांग्रेस का भी मुस्लिम उम्मीदवार था और बीएसपी का भी। हाँ, जिसके कारण कांग्रेस इस सीट को बड़े छोटे मार्जिन से, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, 422 वोटों से जीत पाई है। तो आप भी जो सर कह रहे थे बात, उसी से इत्तेफाक रखते हैं कि हिंदुत्व की जो डेफिनेशन थी, जो राजनीति थी, उसी को रिवर्क करना है, रीडिफाइन करना है। और जब चुनाव के नतीजे आए 2024 के, तो जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, लिखना भी शुरू करा कि भाजपा अपनी जो हिंदुत्व की राजनीति है उससे ना बिखरे। जो सिग्नल्स आते हैं, सब लोगों ने कहना भी शुरू करा कि भाई मुसलमानों ने हरा दिया भाजपा को। भाई हमने कहा भी मुसलमानों ने कब जिताया था, लेकिन एक सिग्नलिंग देने की कोशिश करी जाएगी तो भाजपा अपनी जो राजनीति हिंदुत्व उसको कोर में करे। अब वो अपने कोर एजेंडाज में जाए। जैसे कोर एजेंडा क्या है भाई, टेम्पल कंट्रोल क्यों सरकार के पास है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आज तक क्यों एग्जिस्ट करता है, वक्फ बोर्ड के एक्ट में कुछ चेंज करने की जरूरत क्या है, इस पे अभी भाजपा चुपचाप है। उनके मैनिफेस्टो में भी नहीं ट्रैवल करी है सारी चीजें। तो मेरे ख्याल से भाजपा अपने कोर मुद्दों पर जो बात होती है, संघ परिवार में चीजों पर बात होती है, लेकिन वो उनके चुनावी मुद्दे नहीं बनेंगे। मेरे ख्याल से वो अपने कोर एजेंडा पर जाएगी, जिसे कहते हैं बैक टू द बेसिक्स। तो लेकिन बैक टू द बेसिक्स में बहुत कुछ है, उस पर कभी आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि हिंदुत्व में वो जो पिछड़ों का छिटकना है वो भी देखना होगा, वो भी हिंदू ही हैं, तो उसको भी समझना होगा। लेकिन अब दिलचस्प बात जो आप लोग कह रहे थे, इंडी ब्लॉक जीता है या फिर कांग्रेस जीती है, तो यहाँ पर पहले तो पंजाब की बात कर लूं, क्योंकि एक ही सीट है वहां पर, और वहां पर भी आउटसोर्स कैंडिडेट ही था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें पंजाब की, वैसे भी पंजाब को साधने में बीजेपी बार बार नाकाम हो रही है। नहीं, देखिए, बिना किसी संकोच के मैं कहूंगा कि वहां सिख सेंटिमेंट बीजेपी के खिलाफ है। और इतनी मेहनत करने के बाद भी वो पास नहीं आ रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद कुछ जहर सा बोया गया है, और वो जहर खालिस्तानी सेंटिमेंट के तौर पर भी दिखता है। अब उसमें भाजपा क्या कर लेगी जब खडूर साहिब से अमृतपाल जैसा व्यक्ति जीत जाए? बिल्कुल। तो आप क्या कर लेंगे? बेअंत सिंह का वो जो हत्यारा था इंदिरा गांधी का, उसका बेटा है या उसका बेटा है, वो जीत गया। तो अगर वो जीत रहा है तो फिर आप समझिए इसमें बीजेपी तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वहां एक सेंटिमेंट है जो खतरनाक तरीके से बढ़ा है। हमको पंजाब के चुनाव को उस तरह से भी देखना चाहिए। ये जो चुनाव है, इसमें जालंधर पश्चिम की सीट थी, भगवंत मान के लिए अच्छा है, प्रतिष्ठा उनकी बची रह गई। शीतल अंगुरल इधर आ गए थे, हार गए, लेकिन कांग्रेस तीसरे नंबर पर गई। तो ये भी समझना पड़ेगा, अगर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में मुकाबला हो रहा है किसी सीट पर, तो ये भी पंजाब की राजनीति के लिहाज से देखिए। और एक जरूरी बात जिसको मैं कहता हूं कई सिल्वर लाइनिंग है, पंजाब में बीजेपी सीटें बहुत नहीं जीती, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसका वोट परसेंटेज अनप्रेसिडेंटेड है। एक अलग तरह की गोलबंदी भाजपा के पक्ष में हो रही है, वो भी देखा जाना चाहिए। इस बात को मैं बिल्कुल दोबारा से कहना चाहूंगा कि जो सिल्वर लाइनिंग है उसमें पंजाब इंपॉर्टेंट है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में पहली बार शायद उसने सारी सीटें लड़ी होंगी अपने इतिहास में, और वो श्रोमणी अकाली दल से ज्यादा वोट परसेंटेज है उसका, 17%, तीसरे नंबर की पार्टी है वोट शेयर में, और श्रोमणी अकाली दल चौथे नंबर की पार्टी है। तो क्या ये ध्रुवीकरण इस तरह का आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो जाएगा? ये भी है। यहाँ भी जालंधर वेस्ट में भी श्रोमणी अकाली दल, लेकिन ठीक है, लेकिन बीजेपी जितनी मेहनत कर रही है सिख समुदाय को अपने साथ लाने की, जोड़ने की, उनका विश्वास जीतने की, वो विश्वास जमीन पर उतरता नहीं दिख रहा है। ये भी एक सच्चाई है। दोनों चीजें, लोकसभा के चुनाव के नतीजे और अभी उपचुनाव के नतीजे, ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी अभी भी सिख समुदाय के वोटरों को या सिख समुदाय के लोगों को अपनी ओर मोबिलाइज करने में सफल नहीं है, अभी उनका विश्वास जीतने में सफल नहीं होती हुई दिखाई पड़ रही है। बार बार प्रधानमंत्री खुद इनिशिएटिव लेते हैं, खुद कोशिश करते हैं, लेकिन उसका भी ग्राउंड पर असर नहीं दिख रहा है, तो वहां और मेहनत की जरूरत है। और अब बात करते हैं शायद टीएमसी, सबसे दिलचस्प पश्चिम बंगाल। बीजेपी से 3 सीटें जीत कर दीदी तो बहुत खुश होंगी। जैसे कहते हैं ना कि पश्चिम बंगाल को लेकर मैं कह रहा हूं, हो सकता है आप लोग कोई सहमत नहीं हो, पश्चिम बंगाल में बिना राष्ट्रपति शासन के कोई चुनाव ठीक नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा अलग बात मैं कह रहा हूं, लेकिन बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे, तृणमूल कांग्रेस में गए, लोकसभा चुनाव हारे। नहीं, जब पिछली बार बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था तब भी तो राष्ट्रपति शासन नहीं था ना सर। सुन तो लीजिए, पूरी बात तो ये सुनना पड़ेगा
ये जो विधायक है, मैं इनकी बात कर रहा हूं। अभी देखिए, अब आप पीछे गई, अभी पहले कह रही थी कि वो ठीक नहीं, वो अब करूंगी अभी मैं, मैं वो तुरंत भी। की बात कर रहा हाँ। हूं। ये जो विधायक जीते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक, और उसमें शामिल हो गए। तो भाजपा ये सब करती है तो उसको नुकसान होता है। ये पाप कर्म दूसरी पार्टियां करती हैं तो उनको फलता है। लेकिन ये भी शुरुआत- दर्शकों को एक सुनना मिनट, चाहिए। लेकिन शुरुआत में भी तो ये टीएमसी के साथ ही थे ना, मैं यही पहले कह रहा हूं- भाजपा ने अपने पास मैं- बुलाया, मैं यही वो कह तो रहा उनकी हूं तो कि घर ये- वापसी हुई है ये सर। किसी को कहीं जाना, हाँ। वो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उन्होंने तोड़ लिया तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी सब करते हैं। ऑपरेशन लोटस होता है। आपने ऑपरेशन लोटस के अलावा कभी ऑपरेशन पंजा, ऑपरेशन फूल पत्ती, ऑपरेशन ममता दीदी ने मेरे ख्याल हसिया से- हथौड़ा, ऑपरेशन मेरे ख्याल से लाल ममता दीदी ने टोपी, कुछ ऑपरेशन सुना घर क्या? वापसी चलाया। नहीं सुना ना। ऑपरेशन करने के लिए हथियार की जरूरत है, इनके पास हथियार की मैं कमी वही है। कह रहा हूं कि तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से जीती है वो अनप्रेसिडेंटेड है। ममता बनर्जी की राजनीति बहुत ताकतवर दिखती है, लेकिन क्या सचमुच वहां के चुनाव उस तरह से हो पाते हैं? और सारी जगहों पर बहुत छोटे अंतर से हैं। वहां पर 30,000, 35,000, 40,000 के अंतर से जीती है तृणमूल कांग्रेस। तो अगर उस लिहाज से कहें तो एकदम अनडिस्प्यूटेड लीडर है ममता बनर्जी। उनके सामने दूर संजय दूर जी, तक कोई नहीं। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, अलग अलग तरीके अपनाए। एक बार पूरा का पूरा सेंटर की कैबिनेट उठा के पश्चिम बंगाल में छोड़ दी। दूसरी बार उन्होंने कहा शुभेंदु अधिकारी को ले आओ, इनको कह दो कि तुम जैसा कहोगे वैसा मानेंगे। दोनों ही बार फेलियर ही हाथ लगाए। कई बार, 2 बार हाँ, आपने मतलब कहा। दोनों ही बार, मतलब जब विधानसभा का aggressively, चुनाव देख विधानसभा, लीजिए, लोकसभा। लोकसभा का देख लीजिए, फिर विधानसभा और फिर अभी जो उपचुनाव हुए। मुझे लगता है कि जिस बात का जिक्र अभी हर्षवर्धन जी भी कर रहे हैं कि बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ाई है, कोई शक नहीं है इसमें। अगर आप पिछले लोकसभा के चुनाव को भी देखें और विधानसभा के चुनाव को भी, बीजेपी के सीटों का आंकड़ा बहुत बढ़ा 2019 के लोकसभा चुनाव में और उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए। लेकिन अभी भी इतनी ताकत बीजेपी हासिल नहीं कर पाई है जिससे वो ममता बनर्जी को मात दे सके। ममता बनर्जी का जनाधार, अगर आप रूरल वोटरों की बात करें या ग्रामीण और जो निचले तबके के वोटर हैं, बहुत जबरदस्त पकड़ है। अभी शायद बीजेपी को कुछ और मेहनत करने की जरूरत है जिससे तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी को टक्कर दे सके। क्या मोदी मैजिक जब ममता दीदी आती हैं तो काम उस तरह से नहीं करता है, ना लोकसभा में और ना विधानसभा में? क्योंकि कई बार कहा जाता है जिन स्टेट में बीजेपी नहीं भी है वहां मोदी मैजिक जिता ले जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये काम नहीं करता है। लेकिन मैं कहता हूं, जैसे कहा दोनों लोगों ने, वेस्ट बंगाल की पजल को भाजपा अभी तक पूरी तरह सॉल्व नहीं कर पाए। 2019 में मेरे ख्याल से उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा, जब वो करीब 18 शायद सांसद आए, और 2 से 18, 2 से 18, हाँ वो गति भी अच्छी थी। और उनका वोट परसेंट 35 से 42% के बीच अलग अलग चुनाव में रहा है। तो ये कायम करना और सीपीआई और कांग्रेस जो वहां पे लंबे समय तक रहेंगे उनको बिल्कुल हाशिए पे ला देना, ये तो उपलब्धि है। लेकिन उस पजल को फाइनल क्रैक करना कि मैं सरकार बना लूं, लंबे बड़े संख्या के सांसद जीत लूं, उस पजल को अभी क्रैक नहीं कर पाई। नहीं, ठीक है, वो तो चलिए फारफेच सिचुएशन है, लेकिन अपने लोगों को ही बचा लें, अपने लोगों को ही साथ आके रख लें। अगर वो विधायक वापस टीएमसी में जा रहे हैं तो आई एम श्योर उन्हें भी कुछ दिख रहा होगा, उन्हें भी राजनीतिक एडवांटेज संजय जी दिख रही होगी टीएमसी के साथ। मुझे लगता है कि दुविधा में, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि राजनीति में टीएमसी के साथ जाना ज्यादा फायदेमंद है या बीजेपी के साथ रहें। तो दुविधा है भी, अभी आकलन नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि टीएमसी का विरोध करना है, बीजेपी के साथ रहें। लेकिन जब बीजेपी के साथ रह के चुनाव लड़ रहे हैं और देख रहे हैं कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है और तृणमूल कांग्रेस को पटखनी नहीं दे पा रही है, तो उन्हें लगता है कि शायद राजनीति सफर, लंबे राजनीतिक में सफर के लिए अच्छा है कि टीएमसी के साथ चले जाएं। इसी के लिए ये जो आप पिंग पोंग देखते रहते हैं, कभी टीएमसी के साथ जाना, कभी बीजेपी। 2-2 साल में पार्टियां बदलते हैं हम अपने हिसाब से। चलिए, आप लोग इस कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आपने उपचुनावों का एनालिसिस किया। अब ये जनता को समझना है कि उन्हें डीप डाइव नैरेटिव समझ में आता है या फिर सिर्फ और सिर्फ हेडलाइंस और नैरेटिव। फिलहाल आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बताएंगे तीसरे टर्म में पहली बार महाराष्ट्र पहुंचे मोदी का कैसे जोरदार स्वागत हुआ।